अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपका जो चैप्टर डिस्कस करेंगे ये आपकी 10th क्लास की जो बुक है केमिस्ट्री, इसका फर्स्ट चैप्टर बनता है। वैसे आपकी बुक के अंदर इसको जो हेडिंग है वो पार्ट 14 की दी गई है, मादा की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज आपके पेपर में जो आपने एग्जाम देना है उसमें एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से आएगा। तो टोटल 10 नंबर का पेपर, 5 नंबर का लॉन्ग, 4 नंबर के शॉर्ट सवाल और एक MCQ। तो इस तरीके से टोटल 10 नंबर का पेपर जो है वो आपका इस चैप्टर में से आना, टोटल 60 नंबर के पेपर में से। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हसलात तालुम के अंदर उसने बताया कि आप इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएं कि वो इन सब चीज़ों को जान सके। तो आपने इसको स्किप कर देना है, बिकॉज जब चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो इस पर टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने जल्दी से अपनी बुक का पेज 2 ओपन कर लेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पूरे का पूरा जो इतना बड़ा टॉपिक आपको अपनी तकरीबन पूरे पेज पर देखने को मिलता है, इसमें ऐसा बड़ी आसान सी बातें, मुश्किल नहीं है। जितना ये आपको देखने में बड़ा सा हैवी टॉपिक लग रहा है ना, अंदर इसके उतनी ही ईजी सी बातें बयान की गई हैं। सबसे पहले इसके अंदर 5 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले मादा हो गया, फिर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, फिर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैस के हवाले से वो आपसे पूछ सकता है। फिर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो माया की सूरत में पूछी जा सकती है। फिर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो ठोस के बारे में पूछी जा सकती है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला टॉपिक जो है इसमें से काफ़ी हद तक MCQs वगैरह आने का चांस होता है, शॉर्ट सवाल इसमें से सच नहीं आता। और अगर लॉन्ग की बात करें तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी आपसे यहाँ से ये बनता है सवाल, यहाँ से काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का ये पूछी जा सकती है। अब ये आपके एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपसे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है ये गैस के हवाले से पूछ सकता है, या फिर वो तीनों के बारे में कह सकता है बताओ, या फिर आपसे लिक्विड और सॉलिड की पूछ सकता है। तो हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो आपका जिस तरीके से MCQs बनता होगा या पेपर में आते हैं वो हम साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली लाइन के अंदर यही है कि इस दुनिया में जो मादा है ये 4 हालतों में पाया जाता है। मादा, अब सबसे पहले तो आप सोचते होंगे पता नहीं मादा क्या होता है। तो मादा ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो कुछ ना कुछ वजन भी रखती हो और जगह भी घेरती हो। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे आपके क्लासरूम में चेयर्स हो सकती हैं, टेबल हो सकता है, रोस्टम हो सकता है, वाइट बोर्ड हो सकता है, डोर हो सकता है। आपके पास इस टाइम मौजूद आपकी केमिस्ट्री की बुक हो सकती है, कोई लेड पेंसिल, बॉल पॉइंट, पॉइंटर वगैरह, आप मोबाइल हो सकता है जिस पर आप लेक्चर ले रहे होंगे। तो ऐसी तमाम तर चीज़ें जो जगह भी रखती हो और कुछ ना कुछ वज़न भी हो इनका, तो ये सारी मादा कहलाती हैं। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर पड़ी हुई चेयर्स जो होती हैं, कितना एरिया उन्होंने क्लास का जो है वो कवर किया हुआ होता है। या अभी आपके पास जो चीज़ें मौजूद होगी आपने किसी न किसी जगह पर रखी होंगी, तो इनका कुछ ना कुछ वज़न भी होगा। जैसे इस बुक का, पेंसिल का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, और जहाँ आपने रखा होगा तो उन्होंने कुछ ना कुछ स्पेस भी ली होगी। तो इस तरीके से इसको आप क्या कहते हैं, मादा कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको मैटर बोल रहे होते हैं, जिसको आप क्या क्या नाम देते हैं, ठोस देते हैं, माया देते हैं, गैस और प्लाज्मा कहते हैं। अब ठोस वही हार्ड चीज़ें होती हैं जैसे वुड वगैरह, लकड़ी वगैरह, ठीक है, बुक वगैरह, पेंसिल वगैरह जो सख्त होती हैं। माया जो है ये लिक्विड्स वगैरह होते हैं। इसके अंदर आप लोग एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे दूध वगैरह हो गया, पानी हो गया। गैस की बात करें तो बहुत सारी डिफरेंट गैसेस की काफ़ी फॉर्म होती हैं। जैसे आप लोग घर में सिलेंडर्स वगैरह, स्टोव, चूल्हे वगैरह के अंदर मीथेन यूज़ कर रहे होते हैं। सांस लेने के लिए हम हवा से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, और भी बहुत सारी गैसेस वगैरह होती हैं। ठीक है, उस प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा जो है ये काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी आपके पास इसकी एग्जांपल है, बिकॉज सूरज जो है ये प्लाज्मा से ही मिलकर बना होता है। अब देखिए गर्मियों का जो सीज़न चल रहा है तो आप गर्मी में एक आधा घंटा भी हमारे से धूप में नहीं खड़ा हुआ जाता, बिकॉज हमारे से धूप बर्दाश्त नहीं हो जाती, इतनी हीट होती है कि हमारी हालत जो है वो ख़राब होने लग जाती है। और भी जितने भी आप लोग देख रहे हैं डेली लाइफ के अंदर नियॉन साइंस वगैरह आपको वेडिंग्स, पार्टीज़ के अंदर, इवेंट्स के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, लाइट वाले। जैसे आप अपने नाम वगैरह आजकल वो लाइट्स आप स्विच लगाते हैं तो उसमें से लाइट्स ही निकलती है, उन तमाम में प्लाज्मा इस्तेमाल हुआ होता है। ये लाइन थी। उसके बाद यह है कि इन 4 हालतों में से गैसों के ख़वास का मुताला सबसे पहले किया गया। इन 4 प्रॉपर्टीज़ में से गैसों का उन्होंने सबसे पहला मुताला किया, गैसों के ख़वास का, कि उसकी भी कुछ ना कुछ तो वजह होगी, क्योंकि जो गैसों के तबई ख़वास है, मसलन उनका सुकड़ जाना, फैल जाना और डिफ्यूज़ हो जाना आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब सुकड़ जाना और फैल जाना क्या होता है, जैसे आप कंसिडर करें कि आपके पास बैलून और आप उसमें हवा भर दें तो वो काफ़ी हद तक फैल जाता है, और अगर आप उसके ऊपर प्रेशर इंसर्ट करते हैं अपनी फिंगर की मदद से तो एकदम वो अंदर की तरफ धंस जाता है, दब जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, सुकड़ जाना। और अगर हम डिफ्यूज़ की बात करें या नफूस की बात करें तो इसका मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, जैसे अगर आप रूम के किसी कोने में जाकर थोड़ा सा स्प्रे करें, परफ्यूम करें, तो थोड़ी सी देर में आपको पूरे कमरे में से उसकी खुशबू महसूस होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गैस
गैस का केस है ना, तो वो काफ़ी हद तक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर चले जाते हैं और फिर आपको खुशबू जो है वो पूरे रूम में महसूस होती है, क्योंकि उनमें काफ़ी स्पेस होती है इस वजह से। और ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाती थी, जिस वजह से उन्होंने गैसों का जो है वो मुतालिया उसके ख्वास का सबसे पहले किया। अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि जो गैस है ये छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होती है, जो कि लगातार हर सिमत में घूम रहे होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे मेरे पास ये क्या है, एक कंटेनर, और इसके अंदर छोटे छोटे से गैस के ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर मूव कर रहा है, कोई नीचे मूव कर रहा है, कोई राइट साइड पे, कोई दाएं तरफ, कोई बाएं तरफ मूव कर रहा होगा। तो यही वो उसने आपकी बुक वाले ने भी बात की है, जो कि गैस है, अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होती है, जो आज़ादाना तौर पर किसी भी डायरेक्शन के अंदर, किसी भी सिमत के अंदर मूव कर रहे होते हैं। और इसी बिहाफ पर आपके पास क्या बनाई गई थी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बनाई गई थी। अगली लाइन में वो आपको ये बता रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इन ख्यालात की बुनियाद पर गैसों की काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बनाई गई। तो इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़ी आसान सी बातें थी कि इस दुनिया में जो मादा है वो 4 हालतों में पाया जाता है, उनमें से गैस का जो मुतालिया था उसके ख्वास का सबसे पहले किया गया, बिकॉज गैस जो है वो आप लोगों के पास सुकड़ भी जाती है, फैल भी जाती है, उसका और नफूज या डिफ्यूज़ वगैरह भी हो जाती है। और अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि जो गैस है वो छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होती है, जो हर सिमत में घूम रही होते हैं, तो इसी बिहाफ पर, इसी ख्यालात की बुनियाद पर गैसों की जो थी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बनाई गई थी। अब देख लेते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या होती है इस अगली 4 लाइनों के अंदर। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की मदद से हम ना सिर्फ गैसों से मुतालिक कवानीन की वजाहत कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो आप लोग के पास मादा है, जो सॉलिड है, ठीक है, जो मैटर है, उसकी ठोस और माया हालतों, ठीक है, यानी कि लिक्विड और जो सॉलिड वाली फॉर्म्स हैं, स्टेट्स हैं, उनकी कंपोजिशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो किस चीज़ से मिल के बनी है, कंपोज हुई है, ठीक है, कंपोजिशन कंपोज से निकला है। और मादा की तीनों हालतों, ठीक है, जो उसकी तीनों हालतों हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह, जो उसकी तीनों स्टेट्स होती हैं, तीनों हालतें होती हैं, उनमें बाहमी तब्दीलियों की वजाहत भी कर सकते हैं। 3 चीज़ों की उसने लगातार बात की है कि जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, इसमें ना सिर्फ हम गैस से मुतालिक कवानीन की वजाहत करते हैं, बल्कि उनके दरमियान जो उनकी कंपोजिशन होती है और बाहमी तब्दीली होती है उसकी वजाहत भी कर सकते हैं। इस बात को समझना इसलिए भी आसान है कि जो मादा की तीनों हालतें हैं सिर्फ तबई तौर पर मुख्तलिफ हैं, जबकि कीमियाई साख्त में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, यानी कि कीमियाई तौर पर तो वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, लेकिन तबई तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। आपके पास इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल पानी की है। आप देखें, अगर आपके पास थोड़ी सी बर्फ़ है और एक गिलास में सादा पानी और एक गिलास में, या आपने किसी बाउल के अंदर, किसी पैन के अंदर एक ऐसा पानी रखा है जो बॉयल हुआ है, उसमें से स्टीम की फॉर्म में, भाप की सूरत में एवेपोरेट हो रहा है, पानी निकल रहा है अभी जो ज़खायर की फॉर्म में, तो आप लोग देखें कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज है ना, केमिकली नेचर तो बदली नहीं है, तो तीनों के जो है वो आपके पास पानी है ना, उनका फार्मूला जो है वो सेम ही है तीनों के केस में, H2O वाटर। आगे उसने आपकी बुक वाले ने भी आपको पानी की एग्जांपल दी है। मिसाल के तौर पर पानी अपनी तीनों हालतों में फ़र्क के बावजूद कीमियाई तौर पर एक ही कंपाउंड है। अब कंपाउंड यहाँ पे नया लफ्ज़ आया है। कंपाउंड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे वाटर की बात कर लेते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। आप सिंपल वाटर भी लिख देंगे तो आपकी एग्जाम्पल जो है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के केस में वो कंप्लीट हो जाती है। अगर सिंपल देखें तो इस टॉपिक के अंदर भी उसने आपको यही बताया कि जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है इसमें ना सिर्फ गैस से मुतालिक कवानीन की वजाहत की जाती है, बल्कि गैसों के जो उसकी दो हालतें हैं ना, जो मादा की, जिसके अंदर ठोस और माया जो है, उनकी कंपोजिशन और साथ में बाहमी तब्दीलियों की भी वजाहत की जाती है। और ना सिर्फ उनकी ये बताया गया कि वो तबई तौर पर मुख्तलिफ होते हैं, बल्कि उनकी कीमियाई साख्त जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, सेम होती है, जिसकी वजह से उसने आपको उसकी बेस्ट वन एग्जाम्पल दी है वाटर की, ठीक है, जो कि कंपाउंड होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो आपको गैस से मुतालिक बताएगा कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक जो गैसें हैं छोटे छोटे ज़रात का मजमूआ होती हैं। बिल्कुल वाकई में ही ऐसा होता है। जैसे आप अगर थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह स्प्रे वगैरह करें ना, तो उसमें से आपको जो पार्टिकल्स दिख वो बिल्कुल गैस की फॉर्म में ही लग रहे होंगे। होगा तो वो लिक्विड ना, लेकिन आपको गैस की फॉर्म में लग रहे होंगे। और वो बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात से होती हैं, जो कि हर मुमकिन सिमत में लगातार हरकत करते रहते हैं। किसी गैस का प्रेशर उसके ज़रात के बर्तन की दीवारों के टकराने की वजह से वजूद में आता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें गैस के जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी हद दूसरे के दूर दूर हैं, और ऊपर इसके पिस्टन लगा हुआ है। अगर मैं पिस्टन जो है इस पर प्रेशर लगाऊंगी, सारी बात है नीचे की तरफ मूव करेगा। पहले एरिया ज़्यादा था कंटेनर का, अब एरिया कम हो गया। उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होंगे, जो ज़रात होंगे गैस के, वो भी काफ़ी हद दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। और फिर जो है वो ज़रात जो है आपस में टकराने की वजह से दूसरे से, सारी बात, जब करीब करीब आएंगे दूसरे से टकराएंगे, और टकराने के बाद जो वो प्रेशर है वो इस कंटेनर की दीवारों पर लगाएंगे। और यही वो आपको इस लाइन के अंदर बता रहा है, चूंकि किसी गैस का प्रेशर मखसूस टेम्परेचर पर मुस्तकिल रहता है। ठीक है, अब ये देखें, क्योंकि मुस्तकिल जो है, जो टेम्परेचर है वो मखसूस है, हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, वो कांस्टेंट रखा है। इस वजह से जो गैस का प्रेशर है वो भी मखसूस रहता है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को मुस्तकिल रखा है। इसलिए ये नतीजा अखज़ किया गया कि गैस के ज़रात के टकराव के दरमियान उनकी एनर्जी ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। मतलब सारी बात है, एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये बात भी फ़र्ज़ की गई कि चूँकि गैस के ज़रात के दरमियान कम प्रेशर पर
पर बहुत ज़्यादा फासला होता है। यानी कि ज़ाहिर बात है, आपने खुद भी देखा होगा गैस के जो पार्टिकल्स है काफ़ी हद तक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इसलिए इन ज़रात के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें हैं तकरीबन वो भी ना होने के बराबर होते हैं। ज़ाहिर बात, जब पार्टिकल्स इतने दूर दूर होंगे उनके दरमियान कशिश की जो कुव्वतें हैं वो भी तकरीबन ना होने के बराबर होंगी। ये MCQs में याद रखना है, गैस के केस में जो कशिश की कुव्वतें हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। साथ में वो आपको कहता है कि गैस के ज़रात की जो औसत काइनेटिक एनर्जी का इंहिसार उसके टेम्परेचर पर होता है। किस पर होता है? टेम्परेचर पर होता है। उसकी भी एक शर्त है, बशर्तिया ये कि जो टेम्परेचर है आपने उसको केल्विन पर आपने उसको क्या करना है, केल्विन पर मापा जाए। अब केल्विन क्या है? एक स्केल, जैसे सेल्सियस, आप लोग के पास 2 स्केल होते हैं ना, एक केल्विन स्केल होता है और एक आप लोग के पास सेल्सियस होता है। तो ज़्यादातर जो हमारे पास ये टेम्परेचर वगैरह है ना, आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ के अंदर ये लाज वगैरह, तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अंदर जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर मेजर किया जा रहा होता है। केल्विन एक स्केल है जिस पर टेम्परेचर लिया जा रहा होता है। तमाम गैसों की औसत काइनेटिक एनर्जी एक जैसे टेम्परेचर पर एक ही रहती है। उसकी वजह भी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर वो कह रहा है कि आपके पास जो टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। यही मतलब है कि तमाम गैसों की जो औसत काइनेटिक एनर्जी है वो एक जैसे टेम्परेचर पर एक जैसी रहती है, बिकॉज उनके दरमियान रिलेशन डायरेक्ट है। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। ये भी आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर या कहीं ना कहीं पर आगे चल के पढ़े होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी जाके ये आप लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। तो इस टॉपिक की बात करें तो इसमें भी बड़ी सिंपल सी बातें थी। यही बताया गया था कि जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है इसके मुताबिक जो गैस होती है छोटी छोटी ज़रात पर मुश्तमिल होती है जो कि हर सिमत में लगातार हरकत कर रहे होते हैं। और अगर हम किसी गैस का प्रेशर जो है वो देखना हो तो इसके ज़रात जो है वो क्यों डेवलप होता है, क्यों वजूद में आता है? क्योंकि बर्तन की दीवारों के टकराने के जो ज़रात है ना, जो गैस का जो प्रेशर है वो क्यों डेवलप होता है? गैस का प्रेशर जो है वो उसके ज़रात के बर्तन की दीवारों से टकराने की वजह से वजूद में आता है। चूँकि किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो मखसूस टेम्परेचर पर मुस्तकिल रहता है, इसलिए ये भी नतीजा अखज़ किया गया है कि जो गैस के ज़रात के टकराव है उनके दरमियान एनर्जी, यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो एनर्जी है वो गैस के टकराव के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो ज़रात के टकराव के दरमियान ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। क्योंकि जो गैस के ज़रात के दरमियान काफ़ी हद तक जो प्रेशर है वो कम होता है। क्यों कम होता है प्रेशर? कम, उनमें फासला ज़्यादा होता है। फासला ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान जो कशिश की कुव्वतें हैं वो भी ना होने के बराबर होती हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये लाइन ना भी करें, ये रिलेशन कर लें तो काम आपका चल जाएगा। और ये याद रखना है कि जो टेम्परेचर है आप उसको केल्विन स्केल पे मापते हैं या मापा जाता है। तमाम गैसों की जो औसत काइनेटिक एनर्जी है वो एक जैसे टेम्परेचर पर एक जैसी रहती है। ये चीज़ भी इस रिलेशन से समझ में आ जाती है। टेम्परेचर सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। इन काफ़ी लाइनें आपको देखने में मुश्किल लग रही होंगी लेकिन ये भी बहुत इजी थी। इसमें भी सिंपल सी बातें बयान की गई थी। अब हम देख लेते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो माया के हिसाब से आपको क्या कहती है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक गैस के ज़रात के मुकाबले में माया के ज़रात बहुत करीब होते हैं। अब गैस में जितने दूर थे लिक्विड में आकर कुछ हद तक, काफ़ी हद तक थोड़े बहुत वो जो है दूसरे के करीब हो जाते हैं और ये भी हर सिमत में हरकत करते रहते हैं। नतीजतन ये अक्स किया गया, क्या किया गया कि जो माया के ज़रात हैं इनकी कोई मुस्तकिल पोजीशन नहीं होती। ज़ाहिर बात है हर तरफ मूव कर रहे होते हैं। जैसे अब अगर आप एक गिलास के अंदर पानी लें, उसको चम्मच के साथ हिलाएं तो पानी तो हर तरफ मूव करेगा, बिकॉज उसके जो लिक्विड के केस में जो ज़रात होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर तरफ मूव कर रहे होते हैं। इसलिए उनकी कोई शक्ल सूरत भी मुस्तकिल नहीं होती। आप देखेंगे अगर आप एक गिलास में पानी डालें, कप में डालें, जग में डालें तो वो वैसे ही शक्ल ले लेगा। पानी जो है उसकी कोई मुस्तकिल अपनी शक्ल नहीं होती है, बल्कि जिस बर्तन में डालते हैं वो उसकी ही शक्ल ले लेता है, ना ही उसकी कोई ऐसा कोई ख़ास पोजीशन होती है। अब यहाँ पर आप देखें ताहम जो है ज़रात हैं उनके दरमियान मौजूद कशिश की कुव्वतों की वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं और ये आपस में जुड़े भी होते हैं। अगर आप अपने हाथ पर अपनी हथेली पर, पाँव पर थोड़ा सा पानी डालें तो क्या आपको सेपरेट नजर आएगा? कोई कतरा कहीं, कोई कतरा नहीं, बिल्कुल पानी इकट्ठा नजर आएगा क्योंकि उनमें कशिश होती है। कोई कशिश की जो कुव्वतें हैं वो काफ़ी हद तक होती हैं। गैस के केस में वो निगलिजिबल होती है, पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। लिक्विड के केस में आके काफ़ी हद तक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो फिर कशिश की कुव्वतें भी मौजूद होती हैं। जिस वजह से जो पानी के जो पार्टिकल्स है, जो ज़रात हैं वो आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं। उनका वॉल्यूम भी मुस्तकिल होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे किस तरीके से फिक्स होता है? जैसे अगर आपके पास एक गिलास पानी है, चाहे आप उसको किसी कप में डालें, जग में डालें, पैन में डालें, बाउल में डालें, एक गिलास पानी है तो वो एक गिलास ही रहेगा। हाँ, वो अलबत्ता अपनी शेप से डिफरेंट उस हिसाब से कर लेगा लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहेगा और ये अपनी सतह हमवार भी रखते हैं। अगर आप गिलास में डाल के या कप में डाल के पानी ऊपर से देखते हैं तो आपको प्लेन नजर आता है, आपको टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है, बिल्कुल प्लेन से एक फ्लैट सी शक्ल में जो है वो आ जाता है। माया हालत में मौजूद ज़रात तीनों किस्म की हरकत कर सकते हैं। तीनों किस्म की हरकत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। इनकी शक्ल जो है वो उसकी मुस्तकिल नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, इनमें कशिश की जो है कुव्वतें वो मौजूद होती हैं लेकिन सॉलिड में काफ़ी हद तक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये अपने MCQs में इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, आपको रिपीट भी कर दिए
हैं ताकि याद हो जाए। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पर देखें कि जो आप लोग के पास गैस और माया में मौजूद जो है 3 किस्म की आप लोग के पास मोशन वगैरह होती हैं, जैसे रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। अब रोटेशनल क्या होती है, किसी भी गोल गोल घूम, जैसे लट्टू है ना, उसको घुमाएं तो वो गोल गोल घूमता है। सूरज हो गया, ज़मीन हो गया, मून हो गया, ठीक है, चांद वगैरह, ये अपने एक्सिस के गिर्द गोल चक्कर लगा रहे होते हैं। ट्रांसलेशनल की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना होता है। जैसे अगर आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो ये आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर हम वाइब्रेशनल मोशन की बात करें तो ये होता है कि एक जगह पर मौजूद रहकर वाइब्रेट करें, जैसे कांपना वगैरह, सर्दियों में आपको शिवरिंग वगैरह हो रही होती है, जैसे आप अपनी क्लास में अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और आप कांप रहे होते हैं, या फिर आप अपनी क्लासरूम में बैठे होते हैं और आपका टीचर ड्यूरिंग लेक्चर, आपको ये तो परमिशन नहीं होती आप अपनी क्लास में कहीं भी रैंडमली मूव करें, जहाँ आपका दिल चाह रहा हो आप वहाँ मूव करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज आपके टीचर्स ऐसा आपको नहीं करने देते। लेकिन ऐसा तो होता है ना कि आप अपने चेयर पर बैठ के अपने बैग में से कुछ डाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, कोई बुक निकाल रहे हैं, कुछ बॉल पॉइंट वगैरह कुछ भी आप कर रहे होते हैं, तो अपनी चेयर पर आप मूव कर सकते हैं, बट चेयर से आगे पीछे इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो ये होती है वाइब्रेशनल मोशन, जिसको आप टू और फ्रो मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम जो है घड़ी में, वो आगे पीछे तो मूव कर रहा होता है लेकिन होता एक ही जगह पर लगा होता है, ठीक है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। ये आप लोगों के पास था किसके बारे में, माया के बारे में। इसके बारे में चंद एक बातें थी कि इनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती, कोई शक्ल सूरत इनकी मुस्तकिल नहीं होती, वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है, इनमें कशिश की कुव्वतें होती हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, अपनी सतह हमवार रखते हैं, और इसमें जो है वो तीनों किस्म की हरकत पाई जाती है। ये आपने चंद एक बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आपको बताया कि जो आप लोग के पास ठोस अशिया होती हैं जिसमें आयंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब आयंस क्या होते हैं, जिसके पास कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले लें, आप आम तौर पर जो कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, नमक वगैरह यूज़ करें, सोडियम क्लोराइड, उसके पास भी क्या होता है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज होता है। एटम्स की बात कर ले तो एटम्स भी आप कह सकते हैं जैसे एक इमारत जो है वो ईंट के बगैर नहीं बन सकती, इस तरीके से कोई भी मैटर जो है वो एटम के बगैर नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देखें तो जैसे वाटर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक जो ठोस अशिया होती हैं, सॉलिड वगैरह होती हैं, इनमें मौजूद ज़रात के दरमियान कशिश की कुव्वतें बहुत मजबूत होती हैं एज़ कम्पेयर टू माया, एज़ कम्पेयर टू गैस। ये काफ़ी हद तक इसमें स्ट्रॉन्ग होती है, MCQs में याद रखना है। और ये वजह है कि जो ज़रात है वो तरतीब से अपनी अपनी मुस्तकिल पोजीशंस पर रहते हैं, उनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती। आप देखें चेयर है तो वैसे की वैसे ही रहेगी, कहीं लकड़ी का पीस है तो वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा, खुद ब खुद नहीं चेंज हो सकते, ठीक है, बिकॉज उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी हद तक ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग है, और फिर उनकी जो तरतीब है, जो शेप है, वो भी मुस्तकिल है, पोजीशन उनकी बदलती नहीं है। ये ज़रात अपनी इन पोजीशंस पर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, यानी कि इनके पास कौन सी मोशन होती है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। और इन महदूद हरकत की वजह से ठोस अशिया की इश्काल और इनके वॉल्यूम भी मखसूस होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं। इनकी शेप फिक्स्ड होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसका आप लोगों ने देखा था कि आप लोग के पास वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती है। तो यही था हमारे पास आज के लेक्चर में। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा।